हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वैलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बान। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही विशिष्ट मेहमान जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। गुरमीत सर इंडियन आर्मी के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और ये भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। और आप इन्हें काफ़ी सारे टीवी शोज़ पे देख सकते हैं और काफ़ी सारे ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए ये डिफेंस आर्टिकल्स भी लिखते हैं। और आज ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत और चाइना के बीच में जो ये टर्फ वॉर चल रहा है। और चाइना के कारण जो चाइना की तरफ से एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ लिया हुआ जो कोविड वायरस है, वो पूरे दुनिया में जो जिस हिसाब से घातक तबाही मचा रहा है और लोगों की जानें ले रहा है। और उस पर अभी पिछले काफ़ी दिनों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में दरार आई हुई है रिश्तों के बीच में। और काफ़ी सारे देशों के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कोरोना वायरस कोई एक नॉर्मल वायरस नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर तैयार किया हुआ वायरस है जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ लिया है। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये वायरस बाहर निकला था, जिसके बारे में जो शुरुआती जो जांच के जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो चाइना ने अपने तरफ से रहस्य बनाए रखा। और जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और इसने लोगों की जानें लेनी शुरू करी, तो उसके बाद में चाइना ने इसके बारे में थोड़े से रहस्य करना शुरू किए। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे गुरमीत सर से और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस किस तरीके से तबाही मचा सकता है आर्थिक और शारीरिक रूप से देशों के ऊपर। और उसके अलावा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वायरस विश्व युद्ध की तरफ तो अग्रसर नहीं है दुनिया को चाइना के खिलाफ ले जाने के लिए। और इसमें भारत क्या मुख्य रूप से एक अहम रोल निभा सकता है चाइना को दबाने के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय हिंद। सबसे पहले इंडियन वैलर के श्रोताओं को मेरा जय हिंद। अ, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। पहला सवाल का अंश ये है कि क्या ये बायो वेपन था और इसमें चाइना का क्या रोल था। देखिए, ऑलरेडी आज के दिन में पूरा दुनिया ने 37 लाख लोगों को खोया है। भारत ने 3.4 लाख को खोया है और 19 महीने हो गए हैं। और अभी तक बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मालूम है दुनिया को कि इसका ओरिजिन क्या था, इंटेंशन क्या था और कैसे हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से अभी पूरी दुनिया के अंदर में इनपुट्स आ रही हैं, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, और जो स्पेशलिस्ट हैं इस विषय के ऊपर में, उनकी इनपुट के मुताबिक एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो शक और शंका की सुई है वो चाइना की तरफ में है। देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे ट्रंप साहब, उन्होंने तो सीधा सीधा डायरेक्ट तरीके से कहा कि ये चाइना वायरस है, ये वुहान से शुरू हुआ है। तब से लेकर अभी तक दुनिया में अलग अलग इनपुट्स आई हैं, लेकिन जो हाल ही में पिछले मैं कहूंगा 1-2 महीने से इनपुट्स आ रही हैं वो बहुत पॉइंटेड इनपुट्स हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं डॉक्टर ली मेंगियान का। ये चाइना की ही वायरोलॉजिस्ट है, अभी अमेरिका में है। इन्होंने तो अपने इन्वेस्टिगेशन, स्टडी और उनके खुद के एक्सपीरियंस के बलबूते पर बोला है। उन्होंने कहा है कि ये वुहान लैब में बना है, ये आर्टिफिशियली बना है। उन्होंने तो इस हद तक कहा है कि ये पीएलए की लैब से बना है। अभी आप देखिए डॉक्टर एंथनी फॉसी, जो एडवाइजर ट्रंप साहब के और अभी विजन साहब के भी हैं, उन्होंने भी कहा है बहुत साफ लफ्जों में कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये नेचुरल नहीं बना है। ऐसा लगता है कि ये लैब से बना है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। आज तो एक हद ही हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर फॉसी हैं वो अभी तक झूठ बोलते रहे हैं, इनको मालूम है कि ये चाइना वुहान से हुआ है। तो ये जो इनपुट्स आनी शुरू हुई हैं, ये अभी बहुत स्पेसिफिक आने शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक इनपुट आई जिसने कहा कि 2015 में चाइना बायो वेपन बनाने के बारे में उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 पीएलए के जनरल थे जो इस चीज के लिए इंचार्ज थे बायो वेपन बनाने के लिए।
और उस वक्त के कुछ एक डॉक्यूमेंट्स का भी इंडिकेशन मिला है कि जिसके अंदर में चाइना चाहता था, उसका मिशन था कि जो भी टारगेट देश है उसका जो मेडिकल सेटअप है, मेडिकल फैसिलिटी है, उसको किस प्रकार से एकदम कोलैप्स किया जाए, यानी कि किस प्रकार से बायो वेपन बनाया जाए। अभी जितनी इनपुट आती जा रही है उससे ये एकदम क्लियर होता जा रहा है कि ये बायो वेपन के लिए ही बनाया गया था, ये वुहान लैब से लीक हुआ है, इसमें पीएलए का हाथ था। और देखिए एक बात और है कि जो चाइना का बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम है, बायो वेपन्स बनाने का, उसके अंदर में 12 इंस्टीट्यूशंस हैं, 12 फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट चलाती है और 30 है जो पीएलए चलाता है। और देखिए ये वुहान के लैब के अंदर में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रही थी। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब ये है कि ये जो वायरस था इसको किस प्रकार से और भी वेरुलेंट, और भी लीथल, और भी खतरनाक बनाया जाए। ये जो चाइना पीएलए है, ये काफी देर से बायो वेपन के ऊपर में रिसर्च कर रही थी और चाहती थी कि बायो वेपन बने। वैसे तो दुनिया में और भी देशों के पास में हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाए वेपन्स की, तो पहले भी डेंगू, प्लेग, और काफी सार्स और काफी पहले तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन चाइना के लिए खास बात था कि चाइना के पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास में वो सोल्जर कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी नहीं है लड़ाई की, वॉरफेयर की। तो इसलिए उनका जो फोकस रहा है वो इनडायरेक्ट अप्रोच पे रहा है, उनका अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के ऊपर में रहा है। उनकी तो जो स्ट्रेटजीज भी हैं वो 3 Ws की फॉलो करते हैं, यानी कि उनकी जो वॉरफेयर टेक्निक है वो मीडिया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल वॉरफेयर के ऊपर में करते हैं। तो उनका कन्वेंशनल सोच नहीं है लड़ाई के बारे में। तो इसी के एंकर करते हुए उन्होंने ये बायो वेपन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये लीक हुआ है 2019 में, देखिए सबसे पहले जो केस आया था वो तकरीबन 5 या 8 दिसंबर 2019 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक जो यूएस का न्यूज़पेपर है, उसने कहा कि 3 रिसर्चर जो वुहान लैब में काम कर रहे थे वो इन्फेक्ट हो गए और उनको नवंबर के 1 महीना पहले उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया। अगर आप वुहान चाइना की सोशल मीडिया, जो नवंबर 2019 में जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया से, वहां से पता चलता है कि उन्होंने ऑलरेडी, लोगों ने एक दूसरे को वार्न करना शुरू कर दिया कि कोई देखिए फ्लू शुरू हो गया है, जिसकी एलिमेंट है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को इफेक्ट करता है। और शुरू में डब्ल्यूएचओ और चाइना के अंदर में जो गठबंधन थी, उन्होंने इस खबर को दुनिया में बताने से बहुत गलतियां की, उन्होंने मिस इन्फॉर्म किया, उन्होंने ठीक नहीं बताया। ये तो भला हो ताइवान का, जिन्होंने जनवरी के महीने में पूरा दुनिया को बताया कि ये जो बीमारी वुहान से चली है ये बहुत खतरनाक है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। लेकिन अगर आपका जो सवाल का तत्व था उसका अगर मैं उसका मूल्यवान उसका समराइज करूं तो यही आता है कि ये पीएलए का बायो वेपन का एक प्रोग्राम था। ये वुहान लैब, जहां पर पीएलए की भी लैब थी, वहां से लीक हुआ है और ये जो इसकी इंटेंशन और मंशा थी जो चाइना और पीएलए की, वो एक बायो वेपन बनाने की तरफ ही थी। अभी देखिए जैसे जैसे समय निकलता जाएगा सच आएगा, डिटेल्स आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, और जिस प्रकार अभी अभी ऐसा वातावरण है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो एक एक करके सब बताना शुरू कर दिया है। हो सकता है इसमें यूएस की भी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हो रिसर्च के मामले में, और अभी तो ऐसा हो गया माहौल, यूएस चाइना को और चाइना यूएस को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कोल्ड वॉर है ये एक अलग ही न्यू नॉर्मल, न्यू स्टेटस पे चला गया। लेकिन बड़ी बात यह है जो मानवता और पूरा विश्व पूछ रहा है कि 37 लाख लोग कोरोना वायरस से क्यों मरे, क्या ये बायो वेपन था? तो इंडिकेशन यही है कि ये चाइना की तरफ से इसी प्रकार का कुछ एक्शन था। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो चाइना है इसने पूरी इंफॉर्मेशन को अपने तक ही क्यों सीमित रखा और विश्व को बताने में इतनी इसने देर क्यों करी? क्या आप ये मानते हैं कि चाइना अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को बेचना चाहता था इसी के थ्रू, या फिर वो
पूरे विश्व को एक दबाव में आर्थिक तरीके से दबाना चाहता था, और वैसे एक मानसिक तौर पे और अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, अब देखा जाए कि गलवान वैली की जो झड़प थी वो भी कोविड आने के बाद में जून 15 2020 को लड़ी गई। उसके अलावा जो ताइवान के साथ जो इनकी जो दिक्कतें हैं, जो एयर इंट्रूशन है उनके एयर स्पेस के अंदर, वो भी चाइना ने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया कोविड के टाइम पे। तो आप इस चीज़ को सर कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात पक्की है कि चाइना ने मिस इन्फॉर्म किया, चाइना ने इंफॉर्मेशन को रोका, और चाइना ने ये जो डिसीजन लेना चाहिए था मानवता के लिए वो नहीं लिया। उनकी अगर आप बहुत बारीकी से देखें, नवंबर से लेकर मैं कहूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक, इन जो मैं कहूंगा उस पल तक जबकि चाइना ने डब्ल्यूएचओ को बताया और डब्ल्यूएचओ ने मार्च के महीने के अंदर में इसको पैंडेमिक घोषित किया, तब तक चाइना ने न जाने कितने एरर, कितने ब्लंडर और कितने गलतियां की हैं। उन्होंने ये जानबूझकर किया है क्योंकि उनको मालूम था कि इसका जो पूरा गलती करने का ब्लेम है उन्हीं पर में आएगा, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे में क्या ताकत थी, क्या सोच था, क्या इंटेंशन था, क्या प्लानिंग था, क्या सीक्रेसी थी, क्या पीएलए लीडरशिप और सीसीपी का हाथ था, वो तो समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि वहां पर रिसर्च चल रहा था, वहां पर पहले भी मीडिया के मुताबिक पता चलता था कि फाइजर का भी कुछ रिसर्च है, अमेरिका का रिसर्च है, बिल गेट्स का भी रिसर्च है, और न जाने क्या रिसर्च कर रहे हैं वायरस के ऊपर में। लेकिन ये रूप लेना कि वायरस एक वेरुलेंट बन जाएगा, एक बायोवेपन बन जाएगा और पूरा दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, ये नहीं मालूम था। अगली बात, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए, एक तरफ तो चाइना ने पूरा दुनिया को नहीं बताया, चाइना ने मिस इन्फॉर्म किया, चाइना ने पूरी दुनिया को एक धोखे में रखा। डब्ल्यूएचओ के साथ में गठबंधन में एक बहुत गलती की उन्होंने कि दुनिया को नहीं बताया, और जब शुरू हुआ ये पैंडेमिक तब से लेकर और जब तक बताया तब तक तो न जाने कितने लाखों लोग वुहान से जा चुके थे। वो ऑलरेडी जो कोरोना वायरस है वो ले जा चुके थे, वो ऑलरेडी दुनिया में इसको पहुंचा चुके थे। तो ये मैं कहूंगा कि उन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया, उसकी कीमत पूरे विश्व को देनी पड़ रही है। देखिए, एक साइड तो उन्होंने मिस इन्फॉर्म किया, एक साइड डिले किया, डिसीजन में गलती किया, लीडरशिप की डिसीजन में गलती किया, उसके ऊपर में जो वो सीना जोरी करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हर एक फ्रंट को खोल दिया, एक बिलिजरेंस का एक रूट ले लिया, उनके बिहेवियर एटीट्यूड में एकदम चेंज आ गया। जिस प्रकार ईस्ट लद्दाख के अंदर में उन्होंने चाइनीज ट्रूप एक्टिविटी, साउथ चाइना की एक्टिविटी, ताइवान की एक्टिविटी, ईस्ट चाइना की एक्टिविटी, और जिसके साथ भी साउथ चाइना सी का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सबके साथ में एकदम नया फ्रंट ही खोल दिया। उसके अलावा उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर में एक वॉल्फ डिप्लोमेसी शुरू कर दी, यानी कि उनके जो डिप्लोमेट डिप्लोमेट सीधे सुधरे होते हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, लेकिन इस केस के अंदर में चाइना ने उनको एकदम वॉल्फ की तरह पेश किया, जैसे किसी को खाने लगते हैं। और उन्होंने जिस देश के ऊपर में वो इकोनॉमिक कोर्जन कर रहे थे, इकोनॉमिक क्लोनाइजेशन कर रहे थे, उनके ऊपर में भी दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं कहूंगा कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा जो बाकी देश हैं, उनको मालूम है कि चाइना की इंटेंशंस क्या रही हैं, वो किस प्रकार से इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन कर रहा था। ये भी मालूम है कि किस प्रकार से चाइना का एटीट्यूड इस दौरान इतना बिलिजरेंस हो गया। कोई कारण नहीं था कि चाइना की ट्रूप एक्टिविटी ईस्ट लद्दाख में एकदम सडनली बिना कारण शुरू हो जाती, कोई उसका इनिशिएटर नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपने पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी गलती के डिवर्जन करने के लिए ये सब कुछ किया। देखिए, इस पूरे नवंबर 2019 से अगर आप चाइना का रोल, एटीट्यूड, बिहेवियर, उनका काम करने का ढंग देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे बिलिजरेंस नजर आती है, उसके सीधे सीधे वॉल्फ डिप्लोमेसी नजर आती है, उसके अंदर एक कन्फ्रंट्रेशन।
देखिए, इस दौरान चाइना और यूएस का जो कोल्ड वॉर था, उसमें स्थिति बहुत बिगड़ी है। और अभी उसके कारण मैं कहूंगा कि जो अमेरिका का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो पूर्ण रूप से इंडो पैसिफिक रीजन में शिफ्ट हो गई है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई है। इसी के कारण क्वाड में एक अलग तेजी आई है। क्वाड जो 2007 से चल रहा था और नॉर्मल पेस से चल रहा था, एकदम चारों लीडर्स ने एक समिट मीटिंग की, और जिस प्रकार से पूरा दुनिया चाइना को एक मैं कहूंगा एक अग्रेसिव, एक एक्सपेंशनिस्ट, एक बिलिजरेंट देश बन उठकर बना है, ये पूरा विश्व के लिए एक चुनौती सा बन गया है। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो भारत का जो रोल है इस क्राइसिस के अंदर, सर वो क्या रहना चाहिए कि अगर ये माना जाता है या ये प्रूफ हो जाता है कि चाइना की तरफ से बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ किया गया है कोविड-19 को, तो आप क्या मानते हैं अपने पर्सनल नॉलेज से कि क्या भारत को चाइना के खिलाफ मिलिट्री या इकोनॉमिक तर्ज पे उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत होगी? देखिए, आपने जो सवाल किया है पॉइंटेडली भारत की तरफ किया है, लेकिन हिमांशु जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो कोविड की लड़ाई है ना, कोविड का पेंडेमिक, ये पूरे विश्व की लड़ाई है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, भारत ने जो जवाब चाइना को दिया है, वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत सुंदर मॉडल और एक रास्ता दिखाया है। जिस प्रकार गलवान के अंदर में 15 जून को चाइना की जो यूनिलैटरली एलएसी के स्टेटस को चेंज करने की कोशिश थी, उसका क्या जवाब दिया, किस प्रकार 100 से ज्यादा चाइना के पीएलए के जवान मरे। हमारे तो 20 जवानों ने, इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर्स ने, अपने प्राणों की आहुति दी अपनी सोवरेनिटी और एलएसी के स्टेटस के लिए। लेकिन चाइना की तरफ उनके 100 से अधिक सैनिक मरे, और चाइना में वो बुद्धता नहीं था उनके अंदर में कि वो बता सके कि हमारे कितने मरे हैं, क्योंकि वो गलत थे। उसके बाद में अगस्त के महीने में, अगस्त के आखिर में, जिस प्रकार भारत ने एक प्रिएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन लेकर एलएसी से अपनी तरफ जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री मनूवर के मुताबिक उनको ऑक्यूपाई किया और उनके इलाके को डोमिनेट किया, वो पूरा दुनिया के लिए एक उदाहरण था कि किस प्रकार पीएलए और चाइना की मिलिट्री में को आप एकदम कन्फ्रंट कर सकते हैं, और किस प्रकार उनको इतना बड़ी डिफीट दी है। ऐसी डिफीट दी है कि उनको 12 फरवरी से नॉर्थ और साउथ बैंक से वापस जाना पड़ा। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था चाइना की कि वो किसी जगह को ऑक्युपाई करे और वहां से वापस जाना पड़े। ये सबसे बड़ी थी। दूसरी बात जो कोविड की है, मैं कहूंगा कि देखिए, क्वाड ये चाइना की बिलिजरेंस के अगेंस्ट में है, उनकी जो एक्टिविटी इंडो पैसिफिक रीजन में है उसके अगेंस्ट में है। लेकिन जब समिट मीटिंग हुई, जब यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के जो शीर्ष लीडर है जब मिले, तो उन्होंने पहला पॉइंट डिस्कस किया कोविड वैक्सीन और किस प्रकार से बचाव करना चाहिए। जब कोविड 1 था, उस वक्त में आपने देखा कि कितनी जल्दी से भारत ने वैक्सीन बनाया। वैक्सीन मैत्री से पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर में उन्होंने एक वैक्सीन मैत्री का एक संदेश दिया, एक कंपैशन का संदेश दिया। और उसके बाद में देखिए, जो कोविड 2 था, सेकेंड वेव, उसमें एक बहुत ही, मैं कहूंगा, एक बहुत चुनौतीपूर्ण था, और उसके अंदर में भारत ने बहुत सबक भी सीखे हैं। लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट खत्म होने, सेकेंड वेव खत्म होने के आसपास है। लेकिन देखिए, भारत ने जो सबक दिए हैं वो ये था, पहला मिलिट्री, जो गलवान और नॉर्थ और साउथ बैंक से। दूसरा, भारत के हर एक नागरिक ने चाइना का सामान को बाइकआउट करने का फैसला लिया। भारत की सरकार ने उनके एप्लीकेशंस को बैन किया, और पूरे विश्व ने इससे सीखा भी। उसके अलावा अभी जो किस प्रकार से कोविड 1 और 2 की लड़ाई भारत ने लड़ी है, और देखिए, एक वक्त था जब शुरू हुआ था, हमारे पास में पीपीई किट नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे पहली वेव के मुताबिक के समय में, और दूसरी वेव के दौरान ऑक्सीजन और बाकी जो चीजें, और अभी जो हमारा जद्दोजहद है, लड़ाई है,
वो वैक्सीनेशन के ऊपर में है। तो भारत ने पूरे विश्व को एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार ये जो चुनौती चाइना से शुरू हुई है उसको किस प्रकार से जूझना है। और मैं कहूंगा कि भारत ने मिलिट्री ग्राउंड पे तो ऑलरेडी जीत हासिल कर चुके हैं, इकोनॉमी रिकवरी में भी लगे हैं, और वैक्सीनेशन भी एक ऐसा ही युद्ध है। तो मुख्यतः ऐसा है कि अगर चाइना को पूरे विश्व ने लड़ना है तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो सप्लाई चेन है, जो वो सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग का मोनोपोली करके बैठे थे, उसको तोड़ना पड़ेगा। और इस हालत के अंदर में पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है। जो मैंने क्वाड की बात की थी, मुख्यतः उसके अंदर में यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, लेकिन उसके अंदर में आपको हैरानगी होगी कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा सबने उसमें सहयोग किया है, इवन नेवल एक्सरसाइजेज में भी किया है। देखिए अभी पूरा विश्व जागृत हो गया है कि चाइना की नापाक इंटेंशन क्या थी। और मैं कहूंगा कि आने वाले समय के ऊपर में दो बात बहुत जरूरी है। एक, किस प्रकार से पूरी दुनिया रीसेट करती है अपने आप को, क्योंकि इसी रीसेट से नया जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी और जियो स्ट्रेटेजी निकल के आएगी। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि अभी सर चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी ओर से अभी एक हालिया बयान आया है जिसमें उन्होंने जो डिप्लोमेटिक सेटबैक्स है उसको कम करने के लिए विश्व भर के देशों से प्यार से और थोड़ा आदर और सम्मान से बात करने की उन्होंने एक जद्दोजहद शुरू करी है। तो सर आप क्या मानते हैं कि इसका नतीजा क्या सफलतापूर्वक निकल कर आएगा वहाँ शी जिनपिंग के नजरिए के हिसाब से? देखिए जुलाई के महीने में चाइना 100 साल पूरे करेगा अपना सीसीपी के, पीआरसी के। उनका एनिवर्सरी है, 100th एनिवर्सरी। सो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। लगता है जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि डिप्लोमेसी और बात करने का तरीका चाइनीज को ठीक करना पड़ेगा, लगता है उनको समझ में आ गया है कि जो वोल्फ डिप्लोमेट्स थे ना चाइना के, उन्होंने चाइना का नाम डुबो दिया है, उन्होंने चाइना की संस्कृति को डुबो दिया है। अभी न जाने कितने वर्ष लगेंगे कि चाइना की जो सभ्यता के लिए लोग जानकारी रखते थे उसका क्या क्या डैमेज हुआ है। उनको एक बात पक्का पता चल गई है कि पूरा दुनिया उनके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। एक दुक्का नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और कुछ अंश तक टर्की उनके साथ में है। इसके अलावा उनके साथ में दुनिया का कोई भी नहीं खड़ा है। देखिए कई देश जिन्हों के दिल में था कि चाइना के अगेंस्ट में बात करें, लेकिन मौका नहीं था, एनवायरमेंट नहीं था। जिस प्रकार से फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के बरखिलाफ बोला, जिस प्रकार मलेशिया ने अपनी आवाज उठाई, जिस प्रकार यूरोप ने, यूके ने और अमेरिका अपनी आवाज उठा रहा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इनफैक्ट आपको जानकर ये भी हैरानगी होगी कि अफ्रीका के देश भी अपनी अभी आवाज उठाने लग गए हैं। देखिए काफी देश हैं जो उनके कर्जे के अंदर में, डेब्ट लोन के अंदर में दबे हुए थे, जिस प्रकार पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीका के बहुत देश। अफ्रीका के साथ तो चाइना की कोई बाउंड्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना दबाव डाला था डेब्ट और लोन से, लेकिन वो सब देश खड़े हो गए। देखिए आज कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पूरे दुनिया को चाइना के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि जहां जहां उन्होंने लोन और डेब्ट दिया वो भी नहीं वापस करने चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसी हालत बन गई है। लेकिन जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है वो लगता है उनको इस चीज की पूरी भली भांति पता चल गया है कि दुनिया में चाइना का किस प्रकार से नाम बिगड़ा है। देखिए पहले चाइना सॉफ्ट पावर में बहुत बिलीव करता था। पहले अपना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हजारों की संख्या में दुनिया में जगह जगह बनाई हुई थी ताकि अपना संस्कृति का, सिविलाइजेशन का एक मैसेज दे सके। लेकिन जो उसने कोविड और कोविड के बाद में किया, उसने पूरी जो उनकी मेहनत थी उसको एकदम डुबो दिया है, एकदम खत्म कर दिया है। और ऐसा लगता है कि उनको पता है कि पूरा दुनिया का उनके बारे में अभी सोच विचार में क्या बदली आया है। लगता है इसी कारण उन्होंने इस प्रकार कहा होगा।
जी, तो सर आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सर जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो चाइना की जो गलवान घाटी की जो प्लेसेस है उसके ऊपर हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद।